कि वो जो लड़का है वो ऑटो रिक्शा में बैठा था और उसने वो लड़की को बुलाया कि आओ मैं आपको चॉकलेट देता हूँ। ठीक है, वो लड़की को बुलाया उसने और फिर उसको बोला कि मैं आपको कुछ फ़ोन यूज़ करना था वो लड़की को, तो फ़ोन वगैरह भी दिया ऑटो रिक्शा में। और फिर बाद में ऐसा एलिगेशन है कि वो लड़के ने उसको फ़ोन वगैरह दिखाया, ऐसे ऑब्सीन वीडियोस दिखाया उसको और उसका जो है रेप किया। तो अगर आपके ऊपर कोई पॉक्सो का केस रजिस्टर हुआ है तो आपको डेफिनेटली ये सैड रियलिटी है, आपको अरेस्ट करेंगे ही। तो इसलिए मेरा ऐसा कहना है कि मतलब नॉर्मली ये सब एलिगेशंस नहीं होना चाहिए, जस्ट मिसयूज़ किया जा रहा है ये पॉक्सो एक्ट को। मेरे साथ एक बार ऐसा हुआ था कि एक मैटर मैंने ले लिया था, बाद में सब बेल वेल की मैंने सब तैयारी कर ली थी हर एक चीज़। बाद में मैं एक और बार वो अक्यूज़ जो है ही वाज अराउंड 60 ईयर्स ओल्ड। ठीक है, तो मैं उससे वो बंदे से जो क्लाइंट है उनसे मैं मिलने गई थी कि सर आप जो है मुझे बता दो कि क्या है एग्जैक्टली क्या है क्या नहीं, आपका चार्जशीट में ऐसा लिखा हुआ। तो उन्होंने बोला कि हाँ मैंने किया हूँ बट पूरा नहीं किया हूँ, थोड़ा बहुत किया हूँ। तो मैं खुद शॉक हो गई कि अरे, तो वो लड़का जो है वो 20 इयर्स का था और वो तलोजा जेल में प्रेजेंट था। तो मैं 6 to 7 टाइम्स वो लड़के से मिलने गई और मैंने बोला ठीक है, अगर आप कॉन्फिडेंटली बोल रहे हो कि आपने ये नहीं किया है तो मैंने डीएनए टेस्ट के रिगार्डिंग कोर्ट में प्रेजेंट किया कि जैसे कि 18 इयर्स के नीचे अगर कोई भी विक्टिम है, ठीक है, तो उनका जो भी कंसेंट है वो इनवैलिड है, राइट। तो फिर अगर वो लड़की खुद भी बोल रही है कि ठीक है ये मेरा बॉयफ्रेंड है, मुझे इसके साथ शादी करना है या जो भी है, बट अगर वो 18 इयर्स के नीचे है तो उसका कंसेंट इनवैलिड है कि मैंने मेरी मर्जी से किया था, राइट। तो भी वो कुछ काम का नहीं है। इधर आइसोलेटेड जगह पे वो लड़के को लेके गए, वहाँ पर उसके साथ उन्होंने सब गलत हरकत किया और लड़के को जो अपना बॉटल रहता है, जो बियर बॉटल रहता है वो सब से इंसर्ट किया, वो सब ग्रीस लगाकर और पाइप वगैरह डाला, वो सब प्राइवेट पार्ट पे वो लड़के के। और फिर उसके घर वालों को फ़ोन किया और उनको धमकी दी और फिर कोर्ट एविडेंस देखता है, ठीक है। तो अगर एविडेंस आपके फेवर में है तो आप अक्विटल होंगे, अगर भले से आपने कुछ नहीं किया है और एविडेंस आपके खिलाफ जा रहा है तो आप कन्विक्टेड होंगे, भले से आपने कुछ भी नहीं किया है। अच्छा, तो ऐसा चीज़ है। 10 किया और किसी ने ओनली 6 किया तो उसकी कैटेगरी में भी कि बेल में वक्त लगता है? जी डेफिनेटली, अच्छा। बिकॉज कैसा होता है, एक पेनिट्रेटिव होता है, एक नॉर्मल टच वाला है, नॉर्मल किस वाला है, स्टॉकिंग है, तो ये सारी चीज़ें इसमें डिपेंड करती है। कभी कभी ऐसा होता है कि स्टॉकिंग भी किया, टच भी किया, फिर रेप भी, मतलब पेनिट्रेटिव असॉल्ट भी किया, ठीक है। तो ये सारा चीज़ उसमें कैलकुलेशन करता है। अगर मैंने किसी को छेड़ दिया, ठीक है, तो वो भी कैलकुलेट करेगा और वो जजेस के ऊपर भी डिपेंड करता है और वो लड़के का एज भी डिपेंड करता है और उसने उसका वो सीक्वेंस कैसा था, पहले उसने क्या किया, क्या वो रेपिटेटिव था, पहले उसको परेशान करता था और फिर 2-3 दिन के बाद ये हुआ या 1 साल बाद हुआ या 1 महीने बाद हुआ, ये सारा चीज़ कैलकुलेट होता है इसके अंदर। जी ओके, आज की हमारी गेस्ट है एडवोकेट फिरोजा शेख, जो हाई कोर्ट में प्रैक्टिस भी करती हैं और इनकी स्पेशल बात ये है कि इनके ये क्रिमिनल केसेस के साथ साथ ये पोक्सो के केसेस भी इनके पास बहुत सारे आते हैं। उनसे बात करते हैं, उनकी जर्नी के बारे में बात करते हैं कि कैसे वो एडवोकेट उन्होंने वो बनी और क्या उसके पीछे एक कहानी रही है। फिरोजा जी, थैंक यू वेरी मच, आपने वक्त निकाला हमारे पॉडकास्ट पे आने का। थैंक यू सो मच सर, आपने इनवाइट किया, थैंक नहीं यू। नहीं बिल्कुल। और अब हम ये जानना चाहेंगे कि आपने लॉ किया, एडवोकेट आप बनी, तो इसके पीछे क्या एक स्टोरी रही है, थोड़ा उसको बताया कि भाई इसकी क्या खास वजह थी, क्योंकि नॉर्मली देखा जाता है कि आज की जनरेशन है या पहले से ही वो या तो डॉक्टर्स बनते हैं या इंजीनियर्स बनते हैं, इस तरह के पायलट्स बनते हैं, पर एडवोकेट आना, एडवोकेट बनना या सोचना, मतलब एक सेल्फ इज़ ए टफ चीज़ है वो। ऐसा नहीं कि मतलब बहुत कंफर्ट है उसमें, बिल्कुल नहीं, क्योंकि आपको लोगों से मिलना, वो भी ऐसे लोगों से जो कहीं ना कहीं क्राइम से या किसी प्रॉब्लम्स में होते हैं, तो क्या वजह रही खास? तो बचपन से ऑब्वियसली सबको डॉक्टर्स या इंजीनियर्स बनना है, बट जब भी स्कूल में टीचर्स मुझे पूछते थे कि आपको क्या बनना है,
तो मैं हमेशा यही बोलती थी कि मुझे आईपीएस ऑफिसर बनना है। तो मैंने अपना स्कूलिंग कंप्लीट किया, अपना कॉलेज कंप्लीट किया और मैं पुलिस डिपार्टमेंट में जाना चाहती थी। बट जब मेरी कॉलेज जब मैंने 12th कंप्लीट किया तो फिर उसके बाद मुझे ऐसा लगा कि मुझे ऐसे कोई प्रोफेशन में रहना है जिससे मैं लोगों से जुड़ी हुई रहूँ। तो मुझे ऐसा लगता है कि मैंने लॉ को नहीं चुना है, लॉ ने मुझे चुना है। तो बस मैं लॉ में चले गई और जैसे जैसे मेरे स्टडीज़ कंप्लीट हुआ तो मेरा इंटरेस्ट काफ़ी बढ़ने लगा उसके अंदर। एंड हमेशा सब लोग ने सजेस्ट किया कि आप फैमिली, अगर आप लॉ कर रहे हो तो आप फैमिली में जाओ या कॉर्पोरेट में जाओ। बट हमेशा से मुझे क्रिमिनल में ही इंटरेस्ट था, तो इसलिए मैंने क्रिमिनल का सोचा सर। अच्छा, तो क्रिमिनल तो ऑब्वियसली क्रिमिनल में जो अब आपके अंदर खास बात जो मैंने जानी है वो आपके बारे में पढ़ा है, तो आपके पास बहुत सारा जो केस लोड जो है वो पोक्सो के लेके काफ़ी सारे, उसके क्या परसेंटेज है, मतलब कि लेट्स से कि अगर 100 केसेस आपके पास है तो उसमें पोक्सो के कितने केसेस हैं आपके पास? सो लगभग 40 to 50% मेरा एक्टिव पॉक्सो केसेस है। अच्छा। उसके अलावा भी मैं बहुत सारे क्रिमिनल मैटर्स करती हूँ, जैसे अपना मर्डर हो गया, चीटिंग हो गया, साइबर क्राइम हो गया, वाइट कॉलर क्राइम्स हो गए। तो ये सारे जो मैटर्स हैं वो सारे मैं डील करती हूँ। उसके अलावा मैं सिविल मैटर्स और आर्बिट्रेशन के भी मैटर्स मैं देखती हूँ। तो मुझे बताओ कि जब आपके पास ये पोक्सो के केसेस अगर आते हैं तो आप इसको कैसे इन्वेस्टिगेट करती हो या कैसे उसको एसेस करती हो कि अगर आपके पास कोई क्लाइंट आता है तो आप उसको कैसे उसको उनसे बात करते हो या कैसे उसको समझ पाते हो कि ये एक्चुअल में केसेस है या किसी के ऊपर इल्ज़ाम लगाया जा रहा है, या पता कैसे करते हो, कैसे आप एसेस करते हो? तो सर 2 टाइप होता है पॉक्सो में। एक होता है आप प्रोसिक्यूशन साइड के हो और एक होता है आप अक्यूज्ड के साइड के हो, ठीक है। तो प्रोसिक्यूशन यानी कि जो विक्टिम जिनके साथ गलत हुआ है, अक्यूज्ड यानी कि जिनके ऊपर आरोप लगा है, ठीक है। अगर जो विक्टिम मेरे पास आती है तो पहले तो मैं उनका, पहले कैसा होता है कि अगर उनके साथ कुछ गलत हुआ है ऑफ कोर्स, तो पहले वो ये सोचते हैं कि भाई हम किससे बात करें। तो पहले फिर वो एडवोकेट के पास जाते हैं या पुलिस के पास जाते हैं, अपना पूरा स्टोरी नरेट करते हैं क्या है क्या नहीं। फिर अगर वो मेरे पास आते हैं एज अ प्रोसिक्यूशन साइड, तो पहले मैं पूरा उनका स्टोरी समझती हूँ और पहले ऐसे एनवायरनमेंट क्रिएट करती हूँ कि वो पहले कंफर्टेबल फील करे, ये लगे कि हाँ ठीक है कोई इनकी बात सुन रहा है, राइट। तो फिर जब उनका पूरा मैं स्टोरी समझ लेती हूँ क्या है क्या नहीं, उसके बाद हम आगे प्रोसीड कर सकते हैं। अगर अक्यूज्ड की फैमिली आती है, ठीक है, तो अक्यूज्ड का भी ऑब्वियसली अक्यूज्ड कस्टडी में, तो उनके पेरेंट्स या जो भी उनके इमीडिएट रिलेटिव्स हैं वो मेरे पास आते हैं। वो पूरा बताते हैं कि देखो हमारे सो एंड सो फैमिली मेम्बर या लड़का है या फादर है, तो वो कस्टडी में है। तो वो सारा डॉक्यूमेंट्स मेरे पास लेकर आते हैं, जो भी एफआईआर कॉपी है या सर्टिफाइड जो अपना चार्जशीट वगैरह है। तो वो एक बार मैं पढ़ने के बाद अगर मुझे लगता है कि ठीक है आगे बढ़ना है, तो उस हिसाब से मैं लड़के से जो आरोपी है उनसे जाके जेल में मैं खुद पर्सनली मिलती हूँ। और पर्सनली मिलने के बाद उनका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है, उनका क्या साइड ऑफ स्टोरी है, वो समझने के बाद मैं आगे प्रोसीड करती हूँ सर। अच्छा, मान लो कि अगर जो जो पार्टी है जिसके ऊपर जुल्म हुआ है, मतलब जी, जो विक्टिम साइड है। जो विक्टिम्स हैं, तो वो अगर आपके, तो उसको आप कैसे जज करती हो? क्योंकि कई बार ऐसा भी होता है, बहुत सुनने में भी आया है कि लोगों ने गलत इल्ज़ाम लगा के लोगों को अरेस्ट करवाया है। तो अगर ऐसा कोई क्लाइंट आता है, या ऑब्वियसली अगर वो पोक्सो का केस है तो लेडी साइड ही आपके पास आएगा, कोई राइट। मेल तो आएगा नहीं। तो वो कैसे आप उसको मतलब जज करते हो? आपका कुछ क्राइटेरिया है उसको नापने का, या आपको एक्सपीरियंस इतना सारा हो गया है कि उनकी बातों से पता चलता है? तो उसको कैसे, मान लो कि एक क्लाइंट आपके पास आया तो उसको कैसे आप सर कैसा है, अगर कोई भी क्लाइंट मेरे पास आता है, जैसे आपने बोला विक्टिम साइड यानी कि प्रोसिक्यूशन साइड, तो उनसे बात करके ही हमको समझ में आता है कि भाई ये सच बोल रहे हैं कि झूठ बोल रहे हैं। क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह इतना एक्सपीरियंस हुआ है तो हम बता सकते हैं कि ये सच है कि झूठ है। बिकॉज मेजरली 80% ऑफ जो विक्टिम्स है मेरे पास आते हैं सजेशन लेने के लिए या उनको एफआईआर लॉन्च करना है, तो वो एक कंप्लेंट लेकर आ जाते हैं, वो स्टोरी बता दे कि मेरे हस्बैंड ने ये किया या ये लड़के ने मेरे साथ ये किया, XYZ जो भी वो स्टेटमेंट्स देते हैं, तो उसमें क्लियरली वो लिखा हुआ रहता है कि भाई मेरे हस्बैंड ने मेरे साथ ये किया या ये लड़के ने मेरे साथ ये किया। तो मुझे वो पढ़ने के बाद ही समझ में आता है कि वो सच बोल रही है कि झूठ बोल रही है। मेजरली जो फैमिली है
जो मदर या फादर है, अगर आपको पता होगा कि पॉक्सो में जो कंप्लेनेंट होता है वो लड़की खुद कभी नहीं होती, वो उनके पेरेंट्स होते हैं, क्योंकि शी इज़ अ माइनर। हाँ, वो नाबालिग है। जी एग्जैक्टली। जी। तो मेजरली जो उनके पेरेंट्स होते हैं उन लोग ही मिसगाइड करते हैं कि ठीक है चलो अभी आप ये केस कर दो। तो अल्हम्दुलिल्लाह इतना एक्सपीरियंस है तो उस हिसाब से मुझे समझ में आता है कि वो झूठ बोल रही है कि सच बोल रही है। और कभी कभी विक्टिम खुद वो केस नहीं करना चाहती है, अच्छा। तो भी पेरेंट्स का प्रेशर रहता है कि नहीं नहीं हमको तो केस करना है। अच्छा जी, अगर मुझे ऐसा लगता है तो मैं सर वो मेजरली अवॉइड करती अवॉइड हूँ। करते। अच्छा, जी। मान लो कि अगर वो माइनर है और वो नहीं चाहती कि केस हो, तो भी क्या केस बनता है? मतलब कि बनता है कि मतलब उसके पेरेंट्स नहीं हमको करवाना है तो केस रजिस्टर्ड होता है? अनफॉर्चुनेटली यस सर। होता है। जी होता अच्छा। है। चलो ये तो रही जो विक्टिम्स की बात, और जिसके ऊपर इल्ज़ाम जो अक्यूज्ड है, अक्यूज्ड है। तो उनसे आप कैसे बात करते हो? मतलब उनको कैसे लगता है कि आपको लगता है कि यार ये सही में ये मतलब इसने काम किया है, मतलब यानी कि हरकतें की है, या ये इसके ऊपर सिर्फ और सिर्फ एक इल्ज़ाम है, तो उसको ठीक है, कैसे आप? तो अगर जेन्युइन कोई है जिन्होंने जेन्युइनली किया हुआ है वो हाँ। क्राइम, ठीक है, तो ऑब्वियसली वो उनके फैमिली मेम्बर से डिस्कशन के बाद मैं वो लड़के से खुद पर्सनली जेल में जाती हूँ मिलने के लिए, जैसे मैंने आपको बताया। उधर मैं उनको क्लियरली कॉन्फिडेंस में ये लेती हूँ कि भाई पहले आप मुझे बताओ कि आपने किया है कि नहीं किया है, क्योंकि अगर आपने किया है खुदा ना खास्ता तो फिर हम उस हिसाब से आगे बढ़ सकते हैं, अगर नहीं किया है तो उस हिसाब से आगे बढ़ सकते हैं, राइट। तो अगर किया हुआ होता है तो मैं उनको पूछ लेती हूँ कि ठीक है आप मुझे थोड़ा डिटेल बता दीजिए कि क्या है क्या नहीं। और मेजरली 80 to 90% पॉक्सो केसेस में फॉल्स केसेस ही होता है सर। अच्छा, जी ये तो मतलब बहुत बहुत ही बड़ा फिगर जी है ना? जी। तो अच्छा मुझे बताइए, जैसे कि अक्यूज जो है, आप उनको जाती हैं जेल में मिलने के लिए, जब उनसे आप बात करते हो तो उस वक्त आप कैसे उस केस को प्रोसीड करते हो? मतलब कि हो सकता है कि उसने किया हो सकता है उसने ना किया हो। अगर उसने किया है तो आप उसको पूछते हो जी कॉन्फिडेंस में लेके, जी। तो कैसे मतलब बात करते हो कि अक्यूज को क्या करते हो? तो पहले तो जब अगर मैं उससे मिलती हूँ तो ऑब्वियसली मैं उसके डॉक्यूमेंट्स जो भी है, एफआईआर कॉपी हो गया या चार्जशीट कॉपी हो गया, तो वो मैं पूरा पढ़ के जाती हूँ उनसे मिलने, और मैं उनको बताती हूँ कि देखो आपके केस में ये सब लिखा हुआ है, इसके अलावा आपको कुछ बताना है क्या? हो सकता है कि उसमें कुछ कॉन्ट्राडिक्शंस हो सकता है उसमें कुछ डिफरेंसेस हो। अगर उन्होंने किया है तो वो बता देंगे कि ठीक है ये सच है, और हो सकता है कि नहीं नहीं ये जो लिखा हुआ है वो बराबर नहीं है, क्योंकि कुछ ना कुछ मैनिपुलेशन चीज़ें होती ही है। अगर जब भी कोई इन्वेस्टिगेशन होता है तो उसमें कुछ ना कुछ प्लस पॉइंट होता है, कुछ ना कुछ माइनस पॉइंट होता है, तो वो अक्यूज्ड ही जो है वो बता सकता है कि भाई उस दिन एग्जैक्टली क्या हुआ था या क्या नहीं हुआ था, तो वैसा है। तो एक बार उनसे बात करने के बाद वो मुझे 100 में से और थोड़े पॉइंट्स देते हैं कि भाई मैडम आपके लिए ये शायद ये काम आ सकता है या ये काम नहीं आ सकता। तो मैं इस तरीके से उनको क्वेश्चन करती हूँ कि उनको कभी कभी ये लगेगा अरे ये तो सिली क्वेश्चन है, राइट, लेकिन उनको ये नहीं पता कि जो मैं पूछ रही हूँ वो मेरे लिए कितना इम्पोर्टेंट है, ट्रू। राइट। तो उस तरीके से मैं अपना क्वेश्चंस प्रिपेयर करके उनसे मिलती हूँ और उनसे जानने की कोशिश करती हूँ। अच्छा फिरोजा जी, मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ कि जैसे कि कोई केस आपको पोक्सो का अगर आता है आपके पास, जी ठीक है, आप समझो कि वो जो अक्यूज्ड है ऑब्वियसली मेल होता है, राइट। वो आप उसको जेल में मिलने जाते हो, जी जब आपसे बात करते हो, बात करने के बाद अगर आपको लगता है कि ये सही है या गलत है या उसने सही में किया है, तो उस वक्त क्या स्टैंड होता है? मान लो कि अगर वो सही में विक्टिम है, तो उस वक्त क्या स्टैंड होता है? और यह लगता है कि यार ये इसने सही में किया है, तो क्या सिनेरियो होता है? ऑब्वियसली वो आपके कहीं ना कहीं क्लाइंट है। राइट। तो जब ऑब्वियसली मैं पेपर्स पढ़ती हूँ और जब मैं वो अक्यूज से पर्सनली मिलती हूँ, तो अगर मुझे कहीं ना कहीं ये लगता है कि उसने जेन्युइनली ये किया हुआ है, वो विक्टिम के साथ उसने कुछ गलत किया, तो मेरा मेन इंटेंशन यही रहता है कि मैं जो जस्टिस है वो बाहर आए, मतलब जो सच है वो बाहर आए, ठीक है। और विक्टिम हो अक्यूज्ड हो, अगर विक्टिम के साथ गलत हुआ है तो मैं कोशिश करूँगी कि विक्टिम का विक्टिम के साथ विक्टिम को प्रॉपर जस्टिस मिले। अगर अक्यूज्ड है जिसके ऊपर अगर फॉल्स एलिगेशंस लगा हुआ है, तो मैं कोशिश करूँगी कि जो अक्यूज्ड है वो बच जाए, राइट। अगर मुझे लगता है कि उसने कहीं ना कहीं गलत किया तो मैं नॉर्मली अवॉइड करती हूँ ऐसे सब मैटर्स, बिकॉज मेरे साथ एक बार ऐसा हुआ था कि एक मैटर मैंने ले लिया था
बाद में सब बेल वेल की मैंने सब तैयारी कर ली थी, हर एक चीज़। बाद में मैं एक और बार, वो अक्यूज़ जो है ही वाज अराउंड 60 ईयर्स ओल्ड, ठीक है। तो मैं उससे, वो बंदे से, जो क्लाइंट है, उनसे मैं मिलने गई थी कि सर आप जो है मुझे बता दो कि क्या है एग्जैक्टली, क्या है क्या नहीं, आपका चार्जशीट में ऐसा लिखा हुआ। तो उन्होंने बोला कि हाँ मैंने किया हूँ, बट पूरा नहीं किया हूँ, थोड़ा बहुत किया हूँ। तो मैं खुद शॉक हो गई कि अरे, तो जब अक्यूज़्ड का जो भी चार्जशीट है वो मेरे पास आता है, ठीक है, तो अगर उनसे मिलने के बाद मुझे ऐसा फील होता है कि ठीक है उन्होंने किया है, और उनका चार्जशीट देखने के बाद मैं जब पूरा चार्जशीट पढ़ती हूँ तो मुझे समझ में आ जाता है कि भाई मैं इसमें बेल करवाऊंगी या मुझे करना है कि नहीं करना है। बिकॉज़ अगर मैं नॉर्मली ऐसे देखूंगी तो मैं डेफिनेटली उसका बेल करवा के दे सकती हूँ, लेकिन मुझे कहीं ना कहीं सोसाइटी को भी एक आंसर देना है कि आपने ये इतना सीरियस मैटर क्यों लिया करके, राइट। क्योंकि कहीं ना कहीं सबके ही सिबलिंग्स है, भाई बहन है। तो मैं भी ये सोचती हूँ कि अगर कुछ जेन्युइनली सीरियस मैटर है तो मैं उसको नॉर्मली अवॉइड करती हूँ, बट अगर बेल करवाने की बात आती है तो डेफिनेटली मैं करवा के कर सकती हूँ, क्योंकि वो सारा टेक्निकल इश्यूज होता है इसके अंदर। हाँ, ये मतलब काफ़ी अच्छा है एक्चुअली। अगर आप सोचते हो तो मतलब कहीं ना कहीं एथिकल वे में सोचते हो, राइट, मतलब नॉट ऑलवेज प्रोफेशनली सोचते हो। प्रोफेशनल एंड मटेरियल बेनिफिट्स। हाँ, तो ये बिल्कुल नहीं, ये बहुत अच्छा है एक्चुअली ना। लाइक ऐसे जो अक्यूज्ड है, और कई सारे लॉयर्स या कई एडवोकेट ऐसे भी होते हैं कि भाई उनके पास क्लाइंट आ गया तो उसको जिताना ही है, भले से वो गलत हो। जी, तो अगर आप ऐसे सोच रहे हो तो ये लाइक इट्स अ वेरी बिग थिंग है ना। और मुझे लगता है कि सारे एडवोकेट को ऐसे ही प्रैक्टिस करते रहना चाहिए ताकि उससे जस्टिस तो मिले। हाँ, राइट, अगर कोई फॉल्सली अक्यूज्ड है तो ऑब्वियसली फिर उसके लिए तो एग्जैक्टली। लड़ना बनता अभी है। मैं आपको एक एग्जांपल दूंगी। मेरे पास एक केस था जिसमें लड़की जो है 16 इयर्स की थी और लड़का 20 इयर्स का था, राइट। तो वो लड़की ने वो लड़के के ऊपर पॉक्सो का केस डाला। वो लड़की प्रेग्नेंट हो गई, उसने एक बेबी को डिलीवर कर दिया, वो लड़का जेल में था। अच्छा। ये मैटर मेरे पास आया, मैं लड़के से मिलने गई, लड़के ने बोला कि मैंने ये किया नहीं हूँ, राइट। ओके। वो जो लड़की है वो प्रेग्नेंट होके उसने एक, आई गेस, बेबी गर्ल को डिलीवर किया था। और जब मैंने चार्जशीट पढ़ा, सब कुछ जो एलिगेशंस है सब कुछ वो लड़के के ऊपर है कि उसने जेन्युइनली उसने वो काम किया हुआ है, ठीक है। फिर उसके बाद मैं वो लड़के से मिली कि देखो ऐसा ऐसा है करके। तो मैंने कुछ पॉइंट्स निकाले जो लड़के के फेवर में जा रहा था, जो हमको स्ट्रैटेजी बनाने के लिए बहुत ईजी हो रहा था कि लड़के को बेल मिल जाएगा। बट जो कंप्लेनेंट है वो हर टाइम कोर्ट में आ जाती थी कि इसका बेल रिजेक्ट होना चाहिए क्योंकि इसने सो एंड सो किया हुआ है। कंप्लेनेंट यानी कि जो विक्टिम है और उनकी जो मदर है वो सब कोर्ट में आ जाते थे। तो कम से कम मैंने 6 से 7 बार वो लड़के को जेल में विज़िट किया कि देखो आपने किया है या नहीं किया, आप मुझे क्लियरली बता दो, ठीक है। वो हर टाइम यही बोलता था कि मैंने नहीं किया हूँ, मैंने नहीं किया हूँ, मैंने नहीं किया। तो अगर वो उसको, आप जैसे आप बता रही हैं कि बेबी डिलीवर हो गया था, मतलब बच्चा पैदा हो गया था, तो डीएनए टेस्ट भी तो कंफर्म कर सकता है ना। राइट। बट कैसा होता है कि मेजरली अक्यूज लोग हैं, ये सोचते हैं कि अगर हमने उनको बता दिया कि हमने ये किया है तो वो एडवोकेट मना करेगा ये केस लेने से, ठीक है। तो वो कभी कभी डरते हैं। और बीइंग एन एडवोकेट मैं ये चाहूँगी कि वो जो भी अक्यूज है, उसने किया है नहीं किया है, वो मुझे सच बताए, बिकॉज उस हिसाब से मैं वो काम करूँ, राइट। अभी जिस हिसाब से उसके ऊपर एलिगेशंस लगा था, तो कहीं ना कहीं अगर कोई भी वो पेपर देखेगा तो उनको यही लगेगा कि वो लड़के ने वो काम किया है, राइट। तो वो लड़का जो है वो 20 इयर्स का था और वो तलोजा जेल में प्रेजेंट था। तो मैं 6 to 7 टाइम्स वो लड़के से मिलने गई और मैंने बोला ठीक है, अगर आप कॉन्फिडेंटली बोल रहे हो कि आपने ये नहीं किया है, तो मैंने डीएनए टेस्ट के रिगार्डिंग कोर्ट में प्रेजेंट किया कि मैंने मैडम, जो जज मैडम है, उनको मैंने बोला कि मैंने पूरा अपना आर्ग्यूमेंट कंप्लीट किया हर एक चीज़ के बारे में। और मैंने उनको बोला आप ऑर्डर देने से पहले आप डीएनए रिपोर्ट्स जो है वो मंगा लो, ठीक है। आप ऐसे ऑर्डर करो कि जल्दी से जल्दी डीएनए रिपोर्ट्स आए। नॉर्मली ये सब प्रोसीजर के लिए काफ़ी टाइम लगता है और वो प्रोसीजर जो टाइम लगता है उसकी वजह से वो अक्यूज को और जेल में रहना है, राइट। उसने कुछ किया भी नहीं है फिर भी उसको जेल में रहना है। वो डीएनए रिपोर्ट्स आने के लिए भी टाइम लगने वाला है। बट मेरा यही था कि आप ऑर्डर कुछ भी मत पास करो, वो डीएनए रिपोर्ट्स आने को दो। वो डीएनए रिपोर्ट्स आया और वो लड़के के साथ मैच नहीं हुआ। अब इधर ये हुआ कि मैच नहीं हुआ मैच, ओके। ठीक है। वो डीएनए रिपोर्ट्स मैच नहीं हुआ। इससे ये पता चला कि वो लड़का
तो ऑब्वियसली इनोसेंट है और फिर भी वो जेल में था। दूसरा, वो जो लड़की है उसका ऑलरेडी कोई बॉयफ्रेंड था और वो लड़की ने अपने बॉयफ्रेंड को बचाने के लिए उसने अपने बॉयफ्रेंड के फ्रेंड के ऊपर ये केस डाल दिया। अच्छा। राइट, तो ऐसा भी होता है कि वो लड़के की कुछ गलती नहीं थी और फिर भी उसने पहले तो इतना वो चार्जशीट आने तक का उसने जेल में वो टाइम काटा, फिर उसके बाद डीएनए रिपोर्ट्स आने तक का उसने वो टाइम काटा। तो इट्स लाइक आप मिसयूज़ कर रहे हो ये एक्ट्स को। हाँ हाँ बिल्कुल। वैसा है। तो मान लो चलो उसी केस पे अगर मैं बात करूँ तो उसमें भी आउटकम क्या हुआ, फिर वो लेडी को कुछ सज़ा मिली, मतलब ऐसा तो नहीं, उसको सज़ा कुछ मिली नहीं, वो ट्रायल चला और फिर बाद में वो जो उसका अल्हम्दुलिल्लाह एक्विट एक्चुअल हुआ। उसका जो बायोलॉजिकल फादर था उसको फिर वो केस में तो वो बनता है ना। हाँ, लेकिन एफआईआर किसके अगेंस्ट रजिस्टर हुआ था? जो मेरा क्लाइंट था उसके अगेंस्ट रजिस्टर हुआ था। ठीक है, तो फिर वो जो बायोलॉजिकल फादर था उसके अगेंस्ट रजिस्टर नहीं हुआ था। तो टेक्निकली जिसके अगेंस्ट रजिस्टर होता है वही जेल में जाने वाला है। मतलब ये तो एक खतरनाक पजल है एक्चुअली ना। राइट, है ना, यहाँ से उठा के वहाँ से करना, मतलब क्या है ये? क्योंकि जब भी अगर कोई एफआईआर रजिस्टर होता है तो आपको ये नहीं पूछा जाएगा कि आपने किया है या नहीं किया है, क्योंकि ऑब्वियसली मेडिकल रिपोर्ट्स आने के बाद ही पता चलेगा कि आपने किया है या नहीं किया है। बट मेडिकल रिपोर्ट्स आने को भी टाइम लगता है, तो तब तक अगर आज किसी ने एफआईआर रजिस्टर किया तो ऑब्वियसली जैसे ही पुलिस को वो आरोपी मिलेगा वो अरेस्ट हो जाएगा। जब आप कोई भी केसेस लेते हो इस तरह का, या क्रिमिनल जो केसेस लेते हो, इसमें क्या चैलेंजेस हैं? मतलब खास करके चलो अभी हम पोक्सो से हटके और क्रिमिनल केसेस पे आते हैं। तो मान लो कि आपके पास कोई क्रिमिनल केस आया और हार्डकोर क्रिमिनल केस आया, तो उसके क्या चैलेंजेस हैं? आप मतलब आपको धमकियाँ आती हैं सामने की दूसरी पार्टी से, ऐसा कभी कुछ हुआ है आपके साथ? डेफिनेटली वो तो नॉर्मल ही है, मुझे ऐसा लगता है। बिकॉज अगर आप क्रिमिनल प्रैक्टिस कर रहे हो तो उसके साथ कहीं ना कहीं प्रेशर बहुत रहता है। अगर मीडिया से होता है या फैमिली से होता है या आपके कलीग्स से होता है या फैमिली प्रेशर भी होता है। बिकॉज कैसा है, अगर आप कोई क्रिमिनल मैटर ले रहे हो तो अगर वो इतना सीरियस है, ठीक है, तो उसके साथ वो उतना प्रेशर भी आएगा। अभी मेरे पास काफ़ी सारे ऐसे मैटर्स हैं जिसके बारे में ऑफ कोर्स मैं आपको इन डिटेल यहाँ पर नहीं बता सकती हूँ, बट उसमें कहीं ना कहीं पॉलिटिकल प्रेशर भी हुआ है और काफ़ी सारे लोगों ने मुझे मना किया है वो सारे केसेस लेने के लिए। ठीक है, तो मैं तो पूरी कोशिश करती हूँ कि मीडिया से हटके कोर्ट में जो मेरा काम है वो मैं करूँ। बिकॉज अगर हम मीडिया में रहेंगे या अटेंशन या वो जो लैमलाइट है उसमें अगर हम लोग रहेंगे तो कहीं ना कहीं वो जो जस्टिस है या जो भी है वो कॉम्प्रोमाइज़ होगा सर। तो वैसा है, तो मेरी पूरी कोशिश यही है कि मैं कोर्ट में अपनी पूरी मेहनत करूँ और वो केस को आगे प्रोसीड करूँ। अच्छा, दूसरी बात वापस से अगर मैं पोक्सो पे आता हूँ कि ऐसा कोई केस आपके करियर में अभी तक रहा है जो बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड रहा है लेकिन फाइनली आपने उसको जीता? ओके, ऐसा कुछ स्टोरी, मतलब कि लाइक कि एक बार मेरे पास ऐसा केस आया, तो ऐसा कुछ प्लीज़ उसको ज़रा। ऐसे तो बहुत सारे केसेस हैं बट मैं आपको एक एग्जांपल दूंगी। एक लड़की थी 10 साल की, ठीक है, तो उसके जो मदर है, मतलब शाम का टाइम था, जो मॉम है उसकी वो किधर बाहर गए थे और फादर जो है वो काम पे गई थी। वो लड़की 10 साल की जो है घर में थी, बाहर घूम रही थी और फिर एक लड़का था जो ऑफकोर्स मेरा क्लाइंट था। वो लड़का, ऐसा प्रोसिक्यूशन का केस है कि वो जो लड़का है वो ऑटो रिक्शा में बैठा था और उसने वो लड़की को बुलाया कि आओ मैं आपको चॉकलेट देता हूँ। ठीक है, वो लड़की को बुलाया उसने और फिर उसको बोला कि मैं आपको कुछ फ़ोन यूज़ करना था वो लड़की को, तो फ़ोन वगैरह भी दिया ऑटो रिक्शा में। और फिर बाद में ऐसा एलिगेशन है कि वो लड़के ने उसको पॉर्न वगैरह दिखाया, ऐसे ऑब्सीन वीडियोस दिखाया उसको और उसका जो है रेप किया। ठीक है, फिर ऑफ कोर्स वो लड़का कस्टडी में गया, जो भी प्रोसीजर हमारा है कि मीटिंग्स हुए और जेल विजिट हुआ और उससे बेल का स्टेज था इसमें। अभी जब भी अगर कोई मैटर आता है तो पहले हमारा इंटेंशन ये रहता है कि वो लड़के का पहले बेल हो, फिर उसके बाद ट्रायल तो चलता होगा। तो जब वो पेपर्स वगैरह मैंने पढ़ा या जो भी है, तो मेडिकल पेपर्स भी मैंने गो थ्रू किया, वो लड़के से मैंने मिला, तो वो लड़के का कहना था मैडम मैंने ये सब कुछ भी नहीं की। तो उसके बाद जब वो स्टडी किया मैंने वो बेल आर्ग्यूमेंट के टाइम पे, तो ये पता चला मुझे कि वो लड़की के मदर और वो लड़के का
दोनों का कुछ डिस्प्यूट्स था प्रॉपर्टी को लेके, वो सोसाइटी में। तो वो उसकी मदर ने जानबूझ के वो लड़की, अपनी 10 ईयर की लड़की को वो लड़के के पास भेजा उसने, और थोड़ा उसको फंसाने के लिए ये सब हुआ था। और मैं आपको ये बताना चाहती हूँ, एग्जैक्टली मैं आपको इससे ये बताना चाहती हूँ कि आजकल के पेरेंट्स, अगर मतलब सब आजकल इतना सोसाइटी में जो ये क्राइम रेट इतना बढ़ गया है कि अपनी 10 ईयर की लड़की को भी छोड़ नहीं रहे ये सब यूज़ करने के लिए और मैनिपुलेट करने के लिए। तो इसमें तो वो लड़के का तो उसको तो जेल में रहना ही पड़ा जब तक उसका चार्जशीट नहीं गिरा। अच्छा, आप कैसे मानती हो कि मतलब ये नहीं, ऑब्वियसली आप इतने सारे ये पोक्सो क्रिमिनल केसेस हैंडल कर रहे हो, तो आपको क्या लगता है कि मतलब इसमें ऐसा कोई एक प्रोविजन आना चाहिए जिसकी वजह से इस तरह की चीज़ें ना हो? मेन कैसा है ना कि पॉक्सो जो है वो 2012 में आया था, उसके बाद कई सारे अमेंडमेंट्स आए हैं और इंश्योर करने के लिए कि ये जेंडर न्यूट्रल रहे। बिकॉज कैसा होता है कि कितने भी प्रोविज़न लेकर आए, अगर जेन्युइनली कोई विक्टिम के साथ ये हुआ है और अगर हम कोई प्रोविज़न ऐसा लाते हैं कि भाई आप अरेस्ट नहीं कर सकते, तो वो लड़की के साथ गलत होगा, राइट? तो हम कितना भी प्रोविज़न्स लाए तो ये कहीं ना कहीं जम्बल्ड अप होने ही वाला है। बिकॉज कभी कभी ऐसा होता है कि लड़की की गलती नहीं है, कभी कभी ऐसा होता है कि लड़के की गलती है। तो वैसा है, तो अगर आपके ऊपर कोई पॉक्सो का केस रजिस्टर हुआ है तो आपको डेफिनेटली ये सैड रियलिटी है, आपको अरेस्ट करेंगे ही। तो इसलिए मेरा ऐसा कहना है कि मतलब नॉर्मली ये सब एलिगेशंस नहीं होना चाहिए, जस्ट मिसयूज़ किया जा रहा है ये पॉक्सो एक्ट को। ओके, काफ़ी लोग कर रहे हैं, काफ़ी लोग, मतलब नॉट एवरीवन बट मेजरली। ओके, तो इससे बचने का एक कुछ उपाय बताओ कि पोक्सो से बचने का एक उपाय क्या है? पॉक्सो से बचने का उपाय यही है कि आप आप उसमें रहो मत। अभी उसके अलावा और कोई बचने का उपाय है नहीं, क्योंकि आप अगर फॉर एग्जांपल एक गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड है, लड़की 16 इयर्स की है, लड़का 20 इयर्स का है, ठीक है। अगर लड़की बोलती है कि आई लव यू, मैं आपसे प्यार करती हूँ, मुझे आपसे शादी करना है, ठीक है, लड़का भी अग्री हो जाता है। अगर एक पॉइंट पे लड़का बोलता है कि ठीक है मुझे आपसे शादी नहीं करना है, तो भी लड़की ऐसे करेगी कि वो जानबूझ के घर पे चले जाएगी या पुलिस स्टेशन में जाएगी कि ये लड़के ने स्वयं से मेरे साथ ज़बरदस्ती किया हुआ है। अगर लड़का मना भी कर रहा है कि भाई मुझे नहीं रहना है आपके साथ, ठीक है, तो भी वो लड़की ये करेगी कि जस्ट बिकॉज कि उसको, वो लड़की को वो लड़के के साथ रहना है, राइट? तो इसमें कोई ऐसा बचने का यही है कि आप कोई रिलेशनशिप में नहीं रहो, आप कोई माइनर लड़की के साथ रिलेशनशिप में नहीं रहो, ये ऐसा मेरा सोचना है। बिल्कुल नहीं, आप बिल्कुल सही बोले। अगर 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 मान लो कि दोनों माइनर ही है तो उस केसेस में क्या होता है? अगर दोनों माइनर ही है तो या तो इवेंचुअली ये होगा कि वो दोनों ही भाग जाएंगे घर से, क्योंकि आपने देखा ही होगा कि पिक्चर का या मूवीज़ का इतना क्रेज़ है आजकल कि उनको ये लगता है अरे ये तो मेरा सच्चा प्यार है, तो वो लोग ऐसे भाग जाते हैं। और फिर वो उधर भागने के बाद जब वापस आ जाते हैं शादी करके या वापस आ जाते हैं, तो फिर जो पुलिस वाले हैं या जो पेरेंट्स हैं, उन लोग का यही थिंकिंग है कि भाई लड़के के ऊपर केस हो ही जाना चाहिए, वैसा है सर। अगर दोनों नाबालिग है तो भी? अच्छा, दूसरे 2-3 कुछ सवालात ऐसे हैं कि अगर मान लो कि अगर आपके पास कोई क्लाइंट आता है, मतलब कि जो, या हो सकता है वो प्रोसिक्यूशन से हो या ऐसा है, लेकिन वो लोग कोर्ट की फ़ीस या एडवोकेट की फ़ीस को अफोर्ड नहीं कर पाते, लेकिन तो उस सिचुएशन में कभी आपके साथ ऐसा हुआ है कि भाई कोई क्लाइंट तो आया लेकिन वो अफोर्ड नहीं कर सकता, लेकिन सही में वो विक्टिम है और आपको बेसिकली लगा वो, तो उस वक्त आपने मतलब कैसे उसको हैंडल किया उस सिचुएशन को? तो जैसे मैंने आपको बताया कि मुझे ऐसे प्रोफेशन में रहना था जहाँ पे सोसाइटी ने मुझे इतना दिया है, सो आई थिंक दैट मैं भी सोसाइटी को कुछ रिटर्न में दूँ, ठीक है। तो अगर मुझे ऐसा लगता है कि वो पार्टी मतलब वो जो क्लाइंट है वो जेन्युइन है, उनके साथ जेन्युइनली कुछ गलत हुआ है, बी इट विक्टिम बी इट अक्यूज्ड, अगर मुझे वो पेपर्स देख के लगता है या उनकी स्टोरी से फील होता है कि ये जेन्युइन है, तो डेफिनेटली मैं एज अ प्रो बोनो मैटर्स लेती हूँ। और अगर जेन्युइन लगता है तो, एंड अगर लगता है तो मैं बेसिक एक्सपेंसेस जो उसमें कवर होता है वो सर मैं करती हूँ सर काम। अच्छा, वेरी गुड। अच्छा, ऐसे भी देखो, और जैसे कि आउट ऑफ द लाइक अगर आप यूरोप अमेरिका में जाओ तो वहाँ पर ऐसे बहुत सारे आपको केसेस
आते हैं कि लेट्स से कि किसी ने किसी के ऊपर केस किया लेकिन उसके पास पैसे नहीं है, तो ऐसा होता है ना कि जो वहाँ का जो एडवोकेट होता है वो क्या करता है कि केस लड़ता है, वो ये बोलता है कि जीतूंगा तो हम वहाँ से पैसे निकाल लेंगे, उसमें से मैं आपको इतना दूंगा, इतना मैं रख लूँगा। इस तरह का ये ट्रेंड इंडिया में है या आपके साथ कभी यू कम अक्रॉस सम सच काइंड ऑफ केसेस एवर? नॉर्मली कैसा होता है कि अगर क्लाइंट के पास फ़ीस नहीं है तो वो क्लियरली बोल देते हैं कि फ़ीस नहीं है। हाँ, अगर कोई फाइनेंशियल फ्रॉड है या साइबर का है या चीटिंग का मैटर है तो ऑफ कोर्स उन लोग बोलते हैं कि अभी हमारे पास पैसे नहीं है, हम उसका जो भी XYZ% है वो आपको दे सकते हैं। बट मेरा ऐसा मानना है कि मैं बहुत ही प्रोफेशनल इसमें रहती हूँ और मेरा ऐसा है कि अगर मैं कोई काम कर रही हूँ तो इतना इतना आपका होगा और इंशाल्लाह मैं पूरी कोशिश करती हूँ कि उसमें जो भी है वो मैं पूरा काम जो है आपको करवा के दे दूँ, वैसा है। तो मतलब ऐसा कोई अपफ्रंट आपके सामने ऐसा कोई केस आपने लिया नहीं कि भाई ये जीतने के बाद जो भी नहीं सर, नहीं। अच्छा, पोक्सो का जो एक केस आया है, जो लॉ जो आया है, जो इसको इम्प्लीमेंट किया गया है वो 2012 से किया है। 12 से। उससे पहले क्या लॉ था इस चीज़ को लेकर? उससे पहले देखा जाएगा तो कोई लॉ नहीं थे। अच्छा। IPC था, CRPC था, ठीक है। तो जब लगा कि ये सब लॉज की ज़रूरत है तभी ये सब इम्प्लीमेंट हुआ गया। 2012 में ही आया है। क्यों आया था? ताकि जो सेक्सुअल ऑफेंसेस है, सेक्सुअल जो भी मैटर्स है बच्चे लोग को समझाने के लिए अच्छा। और जेंडर न्यूट्रल बनाने के लिए। उसके बाद कहीं ना कहीं और भी सारे अमेंडमेंट्स आए। 2019 में भी काफ़ी सारे अमेंडमेंट्स आए जो चाइल्ड पोर्नोग्राफी है उसके रिगार्डिंग आया है। और फिर बाद में जैसे कि 18 ईयर्स के नीचे अगर कोई भी विक्टिम है, ठीक है, तो उनका जो भी कंसेंट है वो इनवैलिड है, राइट। तो फिर अगर वो लड़की खुद भी बोल रही है कि ठीक है ये मेरा बॉयफ्रेंड है, मुझे इसके साथ शादी करना है या जो भी है, बट अगर वो 18 ईयर्स के नीचे है तो उसका कंसेंट इनवैलिड है कि मैंने मेरी मर्जी से किया था, राइट। तो भी वो कुछ काम का नहीं है। अच्छा। क्योंकि हमारा कानून क्या बोलता है कि अगर वो 18 साल के नीचे है तो वो चाइल्ड है और उनका इतना जो ब्रेन है वो डेवलप हुआ नहीं है। इसलिए 2012 में जब ये ज़रूरत पड़ा तो तभी ये आया है। उसके बाद बहुत सारे अमेंडमेंट्स हुए हैं। अच्छा जी। अच्छा, दूसरी बात जैसे कि अभी पोक्सो जो केसेस हैं ये ज़्यादातर जो इसके जो विक्टिम्स होते हैं ये फीमेल लड़कियां होती हैं। कभी ऐसा हुआ कि कोई मेल भी आया आपके साथ? यस। तो मैं वो पुलिस स्टेशन का नाम तो नहीं लूँगी। तो लगभग कुछ वो लड़का जो था वो 15 इयर्स का था और उसकी एक फ्रेंड थी, राइट। तो उसकी फ्रेंड का एक बॉयफ्रेंड था। अच्छा। ठीक है। और वो बॉयफ्रेंड और वो लड़की जो है वो भागने वाले थे। तो लड़के ने उसके फ्रेंड को बताया जो मेरा क्लाइंट है कि हम लोग भागने वाले हैं। तो उसने इतना ध्यान नहीं दिया जो भी है। तो लड़की के घर वालों को पता था कि मेरा जो क्लाइंट है वो उसका फ्रेंड है। अब लड़का और लड़की जो उसका बॉयफ्रेंड था उन लोग तो भाग गए, राइट। और तो उनके पेरेंट्स ने, उनकी फैमिली मेम्बर्स ने मेरे क्लाइंट को ढूंढा और उसके बाद उन्होंने उसको घर पे बोला कि हम लोग उन लोग पुलिस वाले बन के आए। वो लड़के जो मेरा क्लाइंट है उसके घर पे पुलिस वाले बन के आए। क्या एज थी किसकी? जो आपके क्लाइंट की? 15 इयर्स। अच्छा। हाँ, ठीक है। उसके घर पे आए पुलिस वाले बन के कि कुछ इंक्वायरी करने के हिसाब से आए थे। और उसकी जो मदर थी वो मेड थी किधर, ठीक, वो अपने काम पे चले गई थी और वो लड़के को उन लोग उठा के लेके चले गए, ठीक है। किधर आइसोलेटेड जगह पे वो लड़के को लेके गए। वहाँ पर उसके साथ उन्होंने सब गलत हरकत किया और लड़के को जो अपना बॉटल रहता है, जो बियर बॉटल रहता है, वो सब से इंसर्ट किया, वो सब ग्रीस लगाकर और पाइप वगैरह डाला, वो सब प्राइवेट पार्ट पे वो लड़के के। और फिर उसके घर वालों को फ़ोन किया और उनको धमकी दी। और फिर जो है क्योंकि वो इसलिए क्योंकि इसका जो दोस्त था वो इस घर की लड़की के साथ भाग गया था इसकी वजह से। जी। ओके। जी। उसके बाद उसका जो कसूर ये था कि खाली उसका दोस्त था इसलिए। जी। क्योंकि उसका ये भी कसूर था कि वो उसका दोस्त था और उनको कहीं ना कहीं ये लगता था कि वो लड़की और लड़का जो है जो भाग गए उनको, वो लड़के को पता होगा कि वो किधर भाग गए करके, ठीक है। तो अभी यहाँ पर मैं अक्यूज्ड के लिए नहीं, विक्टिम के लिए थी। तो वो जो लड़का है वो मेरा क्लाइंट था जिसके साथ गलत हुआ था। फिर वो लड़के को, वो जो अक्यूज थे,
उसमें अल्हम्दुलिल्लाह उन लोगों को कन्विक्शन हुआ इसके अंदर। और वो लड़के को जो है अभी ठीक है, उसके साथ जो भी है वो सब गलत तो हो चुका था, बट कहीं ना कहीं उसको जस्टिस मिला कि यू नो उसके जो आरोपी है उनको सज़ा लगी है करके। अच्छा, वैसा है। वेरी गुड। मतलब ये काफ़ी रेयर केस है ना ये, मतलब बहुत ऐसा बहुत, मतलब काफ़ी नहीं आते, मतलब 100 में समझो एक पकड़ लो, एक ऐसे है पकड़ ना? लो, हाँ वैसा है। अच्छा, जैसे कि मैंने आपको बताया कि अगर आपको ऐसा बोला जाए कि आपसे कुछ सजेशन लिया जाए कि इस पोक्सो के लॉज में क्या बदलाव किया जाना चाहिए, तो क्या क्या सजेस्ट करोगे आप? मुझे ऐसा लगता है कि जो भी अमेंडमेंट्स आए हैं, ठीक है, तो वो बहुत अच्छे आए हैं अभी फ़िलहाल। अच्छा। और मुझे ये नहीं लगता है कि कोई और अमेंडमेंट्स फ़िलहाल होना चाहिए। हाँ, अगर ज़रूरत पड़ेगा तो फ्यूचर में होना चाहिए, बट अभी कैसा है, बहुत सारे लॉज है, बहुत सारे प्रोविजंस है, बट लोगों को अवेयरनेस नहीं है। लोगों को पता नहीं है कि आपका क्या राइट्स है, आपको कोर्ट में कैसे जाना है, आपका ट्रायल कैसे कंडक्ट होगा, इन कैमरा होगा या इन कैमरा नहीं होगा। तो जो विक्टिम फैमिली है, जो अक्यूज्ड फैमिली है, उनको ये पता ही नहीं है कि उनके राइट्स क्या है। तो पहले मुझे ऐसा लगता है कि और कोई प्रोविजंस आने से बेटर है कि अवेयरनेस हो लोगों के बीच में। कुछ किया? तो मैंने काफ़ी सारे एनजीओ से टाई अप किया हुआ अच्छा। है, क्योंकि ऐसे बहुत सारे मैटर्स मेरे पास आता है। एनजीओज़ हो गए या लोकल पुलिस स्टेशंस हो गए या स्कूल्स हो गए, जैसे गर्ल्स स्कूल है, बॉयज़ स्कूल है, पर्टिकुलरली कोएड स्कूल्स है या कॉलेजेस है। तो वहाँ पर जो मैं और मेरे टीम, हम लोग ऐसे सेमिनार्स कंडक्ट करते हैं जहाँ पे लीगल अवेयरनेस हो, कि आपको आपके राइट्स पता हो। और हम ये भी कोशिश करते हैं कि कहीं ना कहीं जो लड़के हैं या लड़कियां हैं, उनको ये पता चले कि भाई अगर आप कोई भी छोटा भी एलिगेशन अगर कोई भी लड़के पे आप करते हो, तो उसके साथ उसका जो आउटकम है, उसका जो रेपरकशन है, वो क्या होने वाला है। क्योंकि आप आजकल देखेंगे, अगर एक झूठा एलिगेशन भी होता है तो एक तो उनका फैमिली रेप्यूटेशन ख़राब होता है, वो जो लड़का है वो डिप्रेशन में जा सकता है। और कितने बार ऐसा हुआ है कि झूठे केसेस की वजह से लड़के लोगों ने सुसाइड किया हुआ है, राइट। तो ये लड़कियों को या जो भी है, कोई भी केस में, पॉक्सो ही नहीं, कोई भी और भी केसेस में जो क्रिमिनल मैटर्स है, उसमें अगर आप झूठे एलिगेशंस डालते हो जस्ट बिकॉज आप अपना अपना मोटिव पूरा करने के लिए, तो आपको ये नहीं मालूम कि जो अदर पार्टी है उनके साथ क्या हो रहा है। ठीक है, आई अंडरस्टैंड कि जेन्युइनली गलत किया है लड़के ने, बट जहाँ पर फॉल्स एलिगेशंस है वहाँ पर तो मेरे हिसाब से बहुत हाई स्टेक्स हो जाते हैं कि उनके साथ क्या क्या हो रहा है वो हमको पता नहीं चलता है। ट्रू। अच्छा, जैसे कि कोई ये गलत फॉल्स एलिगेशंस लगाते हैं, तो समझो कि ऑब्वियसली उसी इमीडिएट बेसिस पे तो जिसके ऊपर वो इल्ज़ामात लगाए गए वो तो अरेस्ट हो जाता है। राइट। मान लो कि आप बीच में आते हो और आपको पता चलता है या इसका आउटकम ऐसा आता है कि यार ये गलत एलिगेशन था, तो उसका उसका रिजल्ट क्या होता है? मतलब जो एलिगेशन लगाता है उसके ऊपर भी कुछ केस बनता है कि बस उसको नहीं दोबारा मत लगाना है, ऐसा नहीं है, ऐसा बोल के छोड़ दिया जाता है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता है। जो भी कंप्लेनेंट है उनके साथ कुछ ये नहीं होता है, क्योंकि इट इज़ अ मैटर ऑफ ट्रायल कि भाई वो लड़के ने गुनाह किया है या नहीं किया है। वो लड़के के पास इतने एविडेंसेस होने चाहिए, वो चार्जशीट में इतने एविडेंसेस होने चाहिए कि ये प्रूव हो कि वो लड़के ने कुछ गलत किया नहीं है, राइट। तो वो पहले तो यही हमारा इंटेंशन रहता है कि वो जो लड़के ने भले से कुछ नहीं किया है, हमारा इंटेंशन यही है कि वो लड़का बेल पे आए, क्योंकि ये केस तो चलने ही वाला है। ठीक है, तो ट्रायल में हम कोशिश करते हैं कि क्रॉस एग्जामिनेशन के टाइम पे हम जो भी है वो सच जो भी है कि आपने किया है या नहीं किया, वो बाहर इतने क्वेश्चंस ऐसे पूछे कि वो जो भी विक्टिम है जिसने अगर झूठा केस डाला है या नहीं डाला है, तो हम ऐसे क्वेश्चंस पूछते हैं कि ये इंशाल्लाह अक्विटल पे ही जाए ये मैटर। वैसा है। नहीं, एग्जैक्टली नहीं, मैं जानना चाह रहा हूँ कि फाइनली ये प्रूव हो गया कि इसके ऊपर ये गलत इल्ज़ाम लगा हुआ था, अच्छा। और किसी जो जो जिसने इल्ज़ाम लगाया है उसने पर्पसली किसी वजह से बस लगाया, किसी और वजह से, तो उसके ऊपर कुछ कानून का मतलब शिकंजा लगता है कि मतलब उसमें वो जाना चाह रहा हूँ? नॉर्मली ऐसा कुछ नहीं होता है, ठीक है, लेकिन जो अक्यूज़ है वो यही सोचते हैं कि अरे हमारे साथ ये गलत हुआ है, तो हमको भी उनको कानून के इसमें लाना है।
अच्छा। ठीक है, लेकिन फिर इतने टाइम वो जेल में रहते हैं, इतना कोर्ट कचहरी में रहते हैं, रोज़ सुबह जाएंगे शाम को आएंगे, इतना उनका भागदौड़ हो जाता है कि वो फिर इतने थक जाते हैं कि वो करते ही नहीं है कुछ भी। तो आपको नहीं लगता कि मतलब यानी कि इसका भी एक रिजल्ट आउट होना चाहिए, क्योंकि इससे तो मतलब कि किसी के ऊपर किसी ने गलत इल्ज़ाम लगाया और वो सज़ा मिली तो ठीक है, नहीं मिली तो हमारा तो कुछ हो ही नहीं रहा। तो इसके ऊपर भी ये नहीं लगता कि ऐसा कुछ प्रोविज़न आना चाहिए, गवर्नमेंट का लॉ बनना चाहिए कि अगर ये प्रूफ गलत हुआ तो ये सारी की सारी चीज़ पे आप पे पेनलाइज होगी? डेफिनेटली ऐसा तो आना ही चाहिए, बट कैसा होता है कि कोर्ट एविडेंस देखता है, ठीक है, तो अगर एविडेंस आपके फेवर में है तो आप अक्विटल होंगे, अगर भले से आपने कुछ नहीं किया है और एविडेंस आपके खिलाफ जा रहा है तो आप कन्विक्टेड होंगे, भले से आपने कुछ भी नहीं किया है। अच्छा। तो ऐसा चीज़ है हिसाब से जो जुडिशरी है वो जेंडर बायस नहीं होते हैं, वो कोशिश करते हैं कि सबको ही इंसाफ मिले। इंसाफ मिले, हाँ, हाँ, नो डाउट। लेकिन जो एविडेंस है वो एविडेंस है वैसे। अच्छा, मुझे बताओ कि कभी इतने सारे करियर में, आपके इतने सालों के करियर में, कोई ऐसा हाई प्रोफाइल केसेस आपके पास आए हैं जहाँ पर आपका मीडिया भी आपके ऊपर नज़र रखे हुए हैं, या कई बड़े बड़े प्रोमिनेंट पर्सनालिटी आपको प्रेशराइज कर रही है, किसी भी कोई हाई प्रोफाइल केसेस आया आपके जी, पास? ऐसे तो सर है बहुत सारे, लेकिन एक पर्टिकुलर मैटर है मेरे पास जिसके लिए मुझे बहुत बोला गया था कि ये मैं केस नहीं लूँ, और कहीं ना कहीं ये किधर मेरा नाम भी नहीं है क्योंकि ये काफ़ी इंटेंस मैटर रहा अच्छा, है। ओके। और अगर हम मीडिया के इसमें उसमें आते हैं, ठीक है, तो थ्रेट कॉल्स हो या फैमिली प्रेशर हो या पुलिस प्रेशर हो, तो वो यही चाहेंगे कि वो मैटर मैं नहीं लूँ उसमें, क्योंकि वो इतना इंटेंस था वो मैटर कि नॉर्मली अगर आप देखेंगे, नॉर्मली कोर्ट में जो रिमांड है आप 11 to 5 या 11 to 4 ऐसे ही टाइम पे वो रिमांड आता है, बट अगर ऐसा कुछ मैटर है जो काफ़ी सीरियस होता है तो वो रिमांड मैंने मॉर्निंग 6 AM को लिया था। अच्छा। जी, क्योंकि उसमें हम ये नहीं बता सकते थे कि उसमें एडवोकेट कौन है, अच्छा। अच्छा। क्योंकि वो काफ़ी ज़्यादा सीरियस था, और इतना सीरियस था कि एक टाइम पे वो पर्टिकुलर एरिया बंद हो गया था, और उसमें काफ़ी पॉलिटिकल प्रेशर भी था। तो वैसे तो ऐसे सब मैटर्स के रिगार्डिंग हम काफ़ी एक्टिवली नहीं बात कर सकते उसके बारे हाँ, में। एग्जैक्टली। तो उसका आउटकम क्या हो फाइनली? अभी फ़िलहाल वो मैटर चल रहा है, बट अच्छा। वो जो अक्यूज़ था वो बेल पर है। बेल पर। जी। और कितने फीमेल एडवोकेट्स हैं यहाँ, मतलब ओवरऑल, मतलब कितने परसेंटेज, कितना ज़्यादा है, कम है, या इक्वल है, कैसे? एडवोकेट्स तो बहुत है, बट मेरा ऐसा मानना है कि बहुत सारे लोग फैमिली में जाते हैं या कोई कॉरपोरेट में जाता है, क्योंकि जो पॉक्सो मैटर्स है वो काफ़ी सेंसिटिव मैटर्स है, तो नॉर्मली लोग जो एडवोकेट्स है वो कोशिश करते हैं कि वो अवॉइड करें, बिकॉज काफ़ी सेंसिटिव और काफ़ी प्रेशर रहता है ये मैटर्स के अंदर। तो बहुत, अगर हम परसेंट वाइज देखेंगे तो बहुत कम है जो पॉक्सो मैटर्स हैंडल करते हैं, और मैं सिर्फ पॉक्सो मैटर्स ही नहीं, बाकी और भी क्रिमिनल मैटर्स है वो भी मैं हैंडल करती हूँ। रही बात मैं बॉम्बे हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में भी प्रैक्टिस करती हूँ वैसे। जी। अच्छा, सुप्रीम कोर्ट में भी पोक्सो के केसेस हैंडल होते हैं, नहीं? वहाँ पर अपील में जाता है सर। अच्छा, अपील में यस। जाता है। अच्छा, आप जब ये क्रॉस एग्जामिन करती हो तो इसके जो सवालात तो बड़े कॉम्प्लिकेटेड होते होंगे, लाइक जी। कि कभी कभी ऐसा ऑकवर्ड फील नहीं होता, मतलब कि सुनने वाले को भी, या जब आप उनसे सवालात कर रहे हो तो हाउ डू यू कंडक्ट दिस काइंड ऑफ क्रॉस एग्जामिनेशन विद, पूरा कोर्ट रूम भरा होता है या उसको ऐसा सेपरेट रूम में ले जाके किया जाता है, कैसे किया जाता है? तो जब भी पॉक्सो का मैटर्स कंडक्ट होता है तो नॉर्मली मैं प्रेफर करती हूँ कि इन कैमरा ट्रायल हो, यानी कि सिर्फ जज होंगे और जो उस पर्टिकुलर मैटर में इन्वॉल्व है वही रहेंगे। अच्छा। और अगर कोई विक्टिम है तो मैं कोशिश करती हूँ कि मैं उनको इतना कंफर्टेबल फील करवाऊँ कि पहले से तो एक तो उनके साथ गलत हुआ होता है, भले से मैं अक्यूज्ड की एडवोकेट हूँ, सही। बट मेरा यही इंटेंशन रहेगा कि वो जो विक्टिम है जिनके साथ ऑलरेडी कुछ गलत हुआ है, ऐसा प्रोसिक्यूशन का केस है, तो उनको जो लैंग्वेज में वो कंफर्टेबल है उस पर मैं पहले कोशिश करती हूँ कि वो पहले कंफर्टेबल हो जाए, और बार बार रेपिटेटिव क्वेश्चंस मैं नहीं पूछती हूँ, टू द पॉइंट बात करती हूँ कि मुझे मेरा जो पर्टिकुलर जो आंसर मुझे चाहिए मैं उसी हिसाब से बात करती हूँ। बाकी इन कैमरा होता है, और
जो भी उसमें जो भी मेंबर्स रहते हैं वो कोर्ट के अंदर, उन सबको बाहर भेज देते हैं जब तक वो मैटर ख़त्म नहीं होता है। तो ओके। वैसा है। तो एक केस आप लेते हो अगर पोक्सो, तो कितना वक्त लगता है उसको बेल कराने में, एक ऑन एन एवरेज? ओके, सो हर एक केस डिपेंड करता है उनका एलिगेशंस क्या है, और क्या रोल है, वो लड़के का एज क्या है, उसका कोई क्रिमिनल हिस्ट्री है या नहीं है, वो कोई रिलेशनशिप में था क्या वो लड़की, वो विक्टिम के साथ। अच्छा, हर एक चीज़ पे काउंट डिपेंड होती करता है। यस। और वो एक बार पढ़ने के बाद हमें समझ में आता है, और वो लड़की का क्या स्टैंड है इसमें, उसको क्या कहना है इस बारे में। तो ये हर एक चीज़ कैलकुलेशन होने के बाद ही कुछ बताया जा सकता है। अच्छा, जैसे कि अगेन मैं पोक्सो को लेके बात करूँगा कि इसमें भी कैटेगरीज होगी ना, कि किसी ने सिर्फ टच किया तो वो भी केस बनता है, किसी ने कुछ ज़्यादा किया, मतलब उसकी कैटेगरी 1 2 3, लाइक 0 0 0 1 to 10। तो किसी ने 10 किया और किसी ने ओनली 6 किया, तो उसकी कैटेगरी में भी कि बेल में वक्त लगता है? जी डेफिनेटली, अच्छा। बिकॉज कैसा होता है, एक पेनिट्रेटिव होता है, एक नॉर्मल टच वाला है, नॉर्मल किस वाला है, स्टॉकिंग है। तो ये सारी चीज़ें उसमें डिपेंड करती है। कभी कभी ऐसा होता है कि स्टॉकिंग भी किया, टच भी किया, फिर रेप भी, मतलब पेनिट्रेटिव असॉल्ट भी किया। ठीक है, तो ये सारा चीज़ उसमें कैलकुलेशन करता है। अगर मैंने किसी को छेड़ दिया, ठीक है, तो वो भी कैलकुलेट करेगा, और वो जजेस के ऊपर भी डिपेंड करता है, और वो लड़के का एज भी डिपेंड करता है, और उसने उसका वो सीक्वेंस कैसा था, पहले उसने क्या किया, क्या वो रेपिटेटिव था, पहले उसको परेशान करता था और फिर 2-3 दिन के बाद ये हुआ, या 1 साल बाद हुआ, या 1 महीने बाद हुआ। ये सारा चीज़ कैलकुलेट होता है इसके अंदर। जी। तो वो जो विक्टिम है, यानी कि जो कंप्लेनेंट है, ठीक है, तो वो पूरा स्टोरी उसमें उन लोग नरेट करते हैं कि एग्जैक्टली क्या क्या हुआ था, बिकॉज आपको प्रॉपर उसमें एलिगेशन बताना है कि वो लड़के ने क्या किया है, क्या नहीं किया है, वैसा है। ओके। अच्छा, ये जब केस मतलब जज के सामने जाता है, तो जज फीमेल होती है या मेल होता है, या ऐसा कोई भी हो सकता है? नॉर्मली फीमेल होती है। नॉर्मली फीमेल होती है, तो ऐसा नहीं लगता कि फीमेल अगर बैठी है तो कहीं ना कहीं वो बायस होके फीमेल ना, कि मेल है बस, ये मेल तो ऐसे ही होते हैं, हम तो इसको सज़ा दे के ही रहेंगे, मतलब ऐसी भी तो ये बात देखो नेचर राइट, है, और राइट। मतलब ऐसा भी तो हो सकता होगा ना? होता होगा, बट मैंने कभी ये नहीं देखा देखा नहीं है, बिकॉज मुझे ऐसा लगता है कि जुडिशरी हमेशा अनबायस्ड होते हैं। अनबायस होती है, जी, और होना भी चाहिए होना उनको। भी चाहिए। एग्जैक्टली, एग्जैक्टली। मिसकंसेप्शन क्या है लोगों के दिमाग में पोक्सो को लेके? ओके, तो नॉर्मल जनरली जो मिसकंसेप्शन ये रहता है कि अगर फॉर एग्जांपल किसी ने किसी के ऊपर पॉक्सो का केस डाल दिया, ठीक है, तो ये तो 100% है कि भाई वो गिल्टी ही है। अच्छा। ये लोगों का मिसकंसेप्शन है कि अगर सामने कोई बंदा है, उसके ऊपर पॉक्सो का केस है, तो वो यही मानेंगे कि उसने किया ही होगा। यही होगा, ज़रूर, अभी मुझे मालूम है कि उसने किया है या नहीं किया है, वो लड़के को मालूम है उसने किया है या नहीं किया है, वो विक्टिम को मालूम है कि उसने किया है या नहीं किया, बट जो पब्लिक है उनको यही लगेगा अरे इसके ऊपर पॉक्सो का केस है तो इसने किया ही है। दूसरा मिसकंसेप्शन ये है कि लोगों को लगता है कि पॉक्सो सिर्फ एक स्ट्रेंजर कर सकता है। नहीं, मुझे ऐसा लगता है, जो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, ये सिर्फ स्ट्रेंजर ही नहीं बल्कि मेजरली 40 to 50% ये फैमिली मेम्बर्स में ही होता है। कोई फादर ने कर लिया, कोई भाई ने कर लिया, कोई दोस्त ने कर लिया, चाचा ने कर लिया, मामा ने कर लिया, तो वैसा है। तो नॉर्मली मेजर पॉक्सो केसेस जो है वो घर के ही होते हैं। कुछ कुछ लोग रजिस्टर करते हैं, कुछ रजिस्टर नहीं करते, वैसा है। तो इस केसेस में मान लो कि एक स्ट्रेंजर है जिसका कोई रिलेशन नहीं है विक्टिम के साथ में, और एक दूसरा केस है कि जिसका रिलेशन है, मतलब या फैमिली में हो, तो उन दोनों के केसेस में मतलब उसको बेल में या उसकी जो सज़ा लगनी है उसमें कुछ फ़र्क होता है? नहीं, कुछ फ़र्क नहीं होता। एग्जैक्टली, मतलब उसको उसी नॉर्मल लेवल में सिर्फ देखा जाता है। एलिगेशन पे ही डिसाइड होगा, ऐसा नहीं है। हाँ, ये कंसिडर होता है कि अगर कोई ट्रस्टवर्दी पर्सन है, लाइक कोई अंकल है, ठीक है, तो उसको थोड़ा सा मुश्किल होता है बेल होने में। मतलब थोड़ा सा एज इन अगर
फॉर एग्जांपल जो स्ट्रेंजर है अगर उसको 1 महीना लग रहा है फॉर एग्जांपल, तो हो सकता है उसको थोड़ा और टाइम लगे, बिकॉज जजेस ये भी देखते हैं कि भाई अगर वो बेल पे छूट जाता है तो वो विक्टिम को कितना सेफ्टी है, तो वो सेफ्टी के हिसाब से भी वो कंसिडर किया जाता है। ट्रू, सही बात है। मतलब कि मतलब जो भी जुडिशरी है काफ़ी पहलू को सामने रखकर या उसको दिमाग में रखकर फैसले लेती है। एग्जैक्टली ऐसा नहीं कि रैंडमली कर लिया या ऐसा कोई दिमाग से कर लिया कोई या कोई इमोशंस में आके कुछ, मतलब वेरी गुड। और एक और चीज़ ये है कि जब भी कोई ऑर्डर होता है, बेल ऑर्डर या एंटिसिपेटरी बेल, तो जजेस लोग अपने रीजंस भी नोट डाउन करते हैं कि उन्होंने क्या सोच के बेल अलाउ किया है अच्छा। और क्या सोच के बेल रिजेक्ट किया है। तो वो हर एक चीज़ उनको अपने आप को रीजन आउट करना पड़ता है। okay। वैसा है कि भी अगर ये डिसीजन हम दे रहे हैं तो इसके पीछे हमारी ये सोच क्या है, रीज़न है। ताकि अगर वो ऐसा नहीं कि मतलब कोई बेवजह नहीं है हर चीज़। जी। तो काफ़ी चीज़ें हमको पता चली फिरोज़ा जी आपसे बात करने के बाद, क्योंकि पोक्सो एक बहुत ही सेंसिटिव मैटर है इंडिया की जुडिशरी में, जिसमें मुझे लगता है जैसे आपने बताया कि 40 to 60-70% लोग मतलब बिला वजह इसमें लोग इसमें एक्यूज्ड है। राइट। तो हम उम्मीद करते हैं कि आप जैसे एडवोकेट्स और बढ़कर इनके सामने आए और केसेस को हैंडल करें। जो लोग बेचारे जो फंसे हुए हैं उनको जस्टिस मिले, और जो लोग फॉल्सली एक्यूज्ड हैं उनको उसका भी जस्टिस मिले। जी। तो थैंक यू वेरी मच आपका वक्त निकालने का, हमारे यहाँ पर आने का और सारी बातें हमसे शेयर करने का। तो ये थी हमारे साथ हमारी गेस्ट एडवोकेट फिरोज़ा शेख, जिन्होंने बहुत सारी चीज़ें बताई जो बिहाइंड द सीन होती है कि कैसे पोक्सो या क्रिमिनल केसेस को ये लड़ती हैं, कैसे उनको लेती हैं। तो उम्मीद है कि आपको हमारी कन्वर्सेशन हमारी गेस्ट के साथ अच्छी लगी होगी, और अगले पॉडकास्ट में हम नए गेस्ट के साथ किसी नए टॉपिक के साथ आपके सामने फिर आएंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू फिरोज़ा जी। थैंक यू सर, थैंक यू।